हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने लास्ट वीडियोस में हम बात कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन की और हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव पढ़ेंगे जो कि लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 2 फॉर्मूले बताना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो KF और KB है कांस्टेंट थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, KF इज द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, और KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 0.52 केल्विन kg पर मोल और KF की वैल्यू है 1.86 केल्विन kg पर मोल। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान वाली बात है कि कई बार होता है कि KF और KB का वैल्यू ही आपसे पूछ लिया जाए। वैसे दैट इज बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस होते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। तो KB का फॉर्मूला देखिए, MA आप जानते हैं ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आप सब जानते हैं। यहाँ पे TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, वेपोराइजेशन की एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी तरह KF में भी MA आपको पता है, MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF जो है आपके लिए यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF, और डेल्टा H तो फ्यूजन आप जानते ही हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपसे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान है ना, कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर, द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर। सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है सॉल्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी आपको पता है, जो आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट पर डिपेंड करती है। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ये भी आपको पता है। और दिस इज द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्मोसिस पहले वर्ड आपको आना चाहिए, और ऑस्मोसिस से पहले भी डिफ्यूजन आपको आना चाहिए। आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है? एग्जाम्पल से बताते हैं। परफ्यूम लाइन, अच्छा मस्त परफ्यूम ओपन किया। जब आपने परफ्यूम ओपन किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे जहाँ आपने ओपन किया है उसको, वहाँ उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, लेकिन दूसरे रूम में नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो वहाँ तक भी पहुँच जाती है। मतलब जहाँ हाई कंसंट्रेशन थी परफ्यूम की, वहाँ से जहाँ नहीं था वहाँ पे मूव कर गया। तो डिफ्यूजन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हाटएवर, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल है, हम लोग छोटे बच्चे थे जब से ये पढ़ते आ रही हैं। आप बोलेंगे नहीं हम तो नहीं पढ़ रहे, तो आपने छोटी क्लास नहीं पढ़ी होगी, इसका मतलब जरूर से पढ़ा है हम सब ने। तो ये तो डिफ्यूजन था। आइए ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। ऑस्मोसिस में स्टूडेंट यही होता है, सुनिएगा ध्यान से, मूवमेंट ऑफ, सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे मोस्टली वाटर होता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन मीन्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाई concentration means concentrated solution through SPM। अब मैम ये तो बहुत मुश्किल चीज आपने लिख दी है, ये क्या हो रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो आइए हम इसी को समझाने के लिए आज मिले हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है, यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये SPM क्या होती है, फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, हाँ तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ी होगी स्टूडेंट कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन दैट हैज वेरी स्मॉल साइज ऑफ पोर्स that allow the movement of water molecules only। सॉल्यूट को मूव नहीं करने देता बिकॉज सॉल्यूट के लिए पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं और वाटर को ही मूव करने के लिए अलाउ करता है, वो है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा केवल सॉल्वेंट मूव कर सकते हैं, वाटर मूव कर सकता है, लेकिन सॉल्यूट मूव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दो, एनिमल मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उन सब की मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलोफेन, सेलोफेन सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है, कुछ केमिकली फॉर्म होती है। एग्जाम्पल है, याद रख लीजिए, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। तो बहुत सिंपल सा है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए देती है, सॉल्यूट को मूव नहीं करने देती। ठीक है, ये तो आ गया मैम। अब ये भी समझा दीजिए कि ये क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझे। अभी तो यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसी तरह से बना देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। दोनों तरफ नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे आपने ले ली है SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। एक तरफ आपने ले लिया प्योर सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने ले लिया सॉल्यूशन मींस वाटर प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट ही है कुछ, वाटर प्लस सॉल्यूट। अब मुझे ये बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहाँ है। स्टूडेंट सोच के बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहाँ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्टूडेंट सोच के बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहाँ है। डाइल्यूट का मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा होना, वाटर का अमाउंट ज्यादा होना, तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जहां वाटर का अमाउंट कम है, कोई सॉल्यूट आपने और डाल दिया तो वो हो गया आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक तो ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा, कंसंट्रेट मतलब पानी का अमाउंट कम, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी बात करते हैं केमिस्ट्री में मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन किसकी, तो बिना सोचे समझे सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन में होगा जब भी तो डाइल्यूट होगा ना। तो ये आपका जो है वो लो कंसंट्रेशन का है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट नहीं है, लो कंसंट्रेशन में हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ही नहीं है। और ये आपका हुआ हाई कंसंट्रेशन में,
आप मेरी बात समझ रहे हैं? लो कंसंट्रेशन किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए, और हाई कंसंट्रेशन किसकी है? सॉल्यूट के लिए। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे भी दे सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर ही मूव होगा क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, क्या था? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वहां से हाई कंसंट्रेशन में वाटर जा रहा है जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई। वाटर की कंसंट्रेशन, वैसे देखो सिंपल सा फंडा है, जहां कमी होगी वहां मूवमेंट होगा। तो वाटर कहाँ कम है? इधर, तो वाटर का मूवमेंट इधर कम, इधर होगा। एक चीज बस इसकी डेफिनेशन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन किसके लिए वर्ड आया है? सॉल्यूट के लिए। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की यहाँ पर है और हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। वापस से देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यही इसका डेफिनेशन है और यही इसका मेन कंसेप्ट भी है। डन डनाडन। चलिए अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन हो गई मैम, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हो रहा था नॉर्मली, कुछ चेंज नहीं आया था। अब देखो, ये तो था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अब हम एक बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब देखिए क्या किया आपने, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ से 1 atm हटा दिया और यहाँ पे आपने कोई पिस्टन लगा दिया अपने हिसाब से और इसको आप प्रेशर दे रहे हैं। जब तक प्रेशर दे रहे हैं वाटर का मूवमेंट ये जो है वाटर का बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, आपने इसको प्रेशर दिया, प्रेशर देने से क्या हुआ, जो ये मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट बंद हो गया। तो द प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर दैट इज exerted on solution to stop the movement of water। एक वो मिनिमम प्रेशर जिसके कारण, वो प्रेशर किधर लगाया आपने, सॉल्यूशन पे लगाया है, जिसके कारण वाटर का मूवमेंट होना बंद हो गया है, वो होता है फ्रेंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई डाउट है किसी को? ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई डाउट है? नहीं डाउट है, वेरी गुड। अब देखिए ऑस्मोटिक जो प्रेशर है फ्रेंड्स, उसको डिनोट किया जाता है पाई से, पाई से। और पाई जो होता है इक्वल CRT। पाई इक्वल क्या हुआ आपके पास, CRT। C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, जिसे आप मोलेरिटी भी बोल सकते हैं, जिसको आप मोल पर लीटर से डिनोट करते हैं। तो C क्या हुआ, कंसंट्रेशन, जिसे आपने बोल दिया मोलेरिटी, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं मोल पर लीटर से। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कहाँ पढ़ा है आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बताइए जरा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा है आपने क्लास 11th में। वैल्यू देख लीजिए 0.082, अगर एटमॉस्फेयर में है तो लीटर पर केल्विन मोल। 0.083 बार में है या डेसीमीटर क्यूब बोल दो, लीटर एक ही बात है। तो बार के लिए 0.083 लिख लीजिएगा और एटमॉस्फेयर के लिए 0.082 लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर का वैल्यू बार में प्रेशर आएगा तो 0.083, ATM में तो 0.082। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो है, जिसका यूनिट एटमॉस्फेयर हो सकता है, mmHg हो सकता है, बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टी क्या है, टी तो बताया ही नहीं। टेम्परेचर किस में रखा जाएगा, केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा किस में रखते हैं,
केल्विन में रखते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, डन। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। केवल एक लोता फॉर्मूला है, पाई इक्वल CRT। आर का वैल्यू ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में 0.082, 8 बार में 0.083। ठीक है, यहां से हटा दिया जाता है। कई बार 1 एटमॉस्फेयर को चेंज हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 760 mm of Hg, 760 टॉर्क या 1.01 बार। तो इनको चेंज करने का तरीके हैं ये, बस कुछ नहीं है। पढ़ा है 11th में मैम हमने 1 ATM को पास्कल में चेंज करना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, mmHg में करना है, टॉर में करना है और बार में करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये करीब करीब 1 के करीब हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, ये था SPM, पाई इक्वल CRT, पाई इक्वल CRT। अब ये डायग्राम क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इसके लिए एक टॉपिक बचा है, उसके बाद हटा दिया जाएगा। वो टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। टॉपिक क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है मैम ये? अभी बता दिया जाता है, चिंता नहीं करें। तो देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या काम में आता है? डिसैलिनेशन करने के। मतलब स्टूडेंट्स, सॉल्टी वाटर जो होता है, बहुत सारी कंट्रीज में वाटर की कमी है, वहाँ सॉल्टी वाटर ही रहता है, तो उस सॉल्ट को हटाकर उस पानी को पीने लायक मतलब पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए डिसैलिनेशन किया जाता है। और ये RO होता है, ये तो हमने सुना है, ये अजीब लग रहा है, तो RO की डेफिनेशन हो गई है रिवर्स ऑस्मोसिस, फुल फॉर्म हो गई है। हाँ, जो पानी आपके घरों में आता है RO का, वो क्या टेक्निक पे काम करता है? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पानी है सॉल्ट का, सॉल्ट है सॉल्यूट की जगह और ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग रहा है, पाई भी लग रहा है, इसके कारण तो स्टॉप हो जाएगा मूवमेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इससे भी हाई प्रेशर अगर मैं लगा दूं, इससे भी हाई प्रेशर अगर मैं लगा दूं तो स्टॉप होने की जगह जो पानी इसके अंदर था अब वो यहाँ पर मूव करने लग जाएगा। मतलब होना इधर की तरफ चाहिए, नहीं तो अब रिवर्स होने लग जाएगा। तो वो मिनिमम प्रेशर से भी हाई प्रेशर जिसके कारण वाटर का मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा लगाया जाए, किस साइड में? ऑन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर लगाया जाए तो द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, सॉल्वेंट वाटर है, विल फ्लो, सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो होने लग जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द, फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू SPM। ये क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लीजिए, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो किसके ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से निकलकर सॉल्वेंट में चला जाता है, किसके थ्रू? SPM के थ्रू। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है,
अब तो हटाना पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं है। बच्चे इंटेलिजेंट हैं हमारे, समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वापस सुन लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बचे हैं। आइए, 3 फ्लास्क बीकर ले लिए, उनमें सेल ले ली, ठीक है, सॉल्यूशन भर देते हैं। एक में भर दिया आइसोटोनिक, एक में भर दिया हाइपोटोनिक और एक में भर दिया हाइपरटोनिक। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए, आइसो भर दिया एक में भर दिया आपने हाइपोटोनिक और एक में भर दिया आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है मैम, अब क्या होता है ये तो बता दो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर या बाहर, मतलब 2 सॉल्यूशन जो हैं उन दोनों की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम है मतलब दोनों का प्रेशर सेम है, π1 इक्वल हो गया π2 के। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब दोनों का π1 इक्वल π2 सेम है। तो यहाँ देखिए CRT C1R सेम है और एक ही सॉल्यूशन में, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम होगा। याद रखिएगा, T1 इक्वल T2। तो ये तो कैंसिल, C1 इक्वल C2। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। C क्या है? कंसंट्रेशन है मैम। क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो आइसोटोनिक क्या होता है? जिसमें बाहर और अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मतलब C1 इक्वल C2 होगा। तो नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा का ऐसा सॉल्यूशन रह जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट, या आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक ही सॉल्यूशन में, इसका मतलब टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होता है ये तो आ गया। पहले इसमें एक आइसोटोनिक में आपको एक और बात बताऊं, आपने हमारे इंजेक्शन लगा, किसी न किसी के सबके इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन में जो मेडिसिन होती है स्टूडेंट वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो लगाया जाता है सलाइन में। सलाइन क्या होता है? इंजेक्शन को सलाइन में मिला के लगाया जाता है। सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। NaCl का 0.9% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन होता है। ये क्यों होता है? हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो बिल्कुल इसके बराबर है। अगर आप इसमें डाल के अपनी मेडिसिन डालते हैं तो हमारे कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में। इसलिए कोई भी चीज़ें जो है हमारी इंट्रावीनस, मतलब वीनस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वेन्स में, वो 0.9% NaCl का होता है, सलाइन सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? क्योंकि हमारे ब्लड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ही होता है। ठीक है, याद रहेगा। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेसर होता है, मतलब यहां कम यहां ज्यादा, तो वाटर विल एंटर, पानी अंदर चला जाएगा और सेल विल स्वेल अप। ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि जो हमें ज़्यादा नमक खाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारी टिश्यू में ज़्यादा नमक हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो टिश्यू है वो बाहर से वाटर ले लेते हैं। वाटर बाहर से लेने के कारण वो स्वेल अप हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं एडिमा। वो डिजीज़ होती है एडिमा।
तो इसलिए मना किया जाता है। तो ऐसा ही होगा अगर आपने 0.9% जो सलाइन आपने लिया है उससे कम का ले लिया कंसंट्रेशन, तो सेल में पानी चला जाएगा और स्वेल अप हो जाएगी। आपने किशमिश डाला होगा, कभी पानी में फूल जाती है, वो इसके कारण ही होता है। ठीक है, आइए हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या प्रेशर हाई होता है। ज्यादा होने के कारण सेल में से पानी बाहर चला जाता है एंड सेल विल श्रिंक। सेल कैसे हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। आपने कैरी का अचार खाया होगा, जब कैरी डालती है मम्मी, नया नया अचार बनता है तो कैरी मोटी मोटी होती है, और जब अचार में नमक में जाती है तो वो सिकुड़ जाती है। यही होता है कि पानी बाहर आ जाता है सॉल्टी वाटर होने के कारण। तो वैसे ही अगर आपने सलाइन 0.9% से हाई ले लिया तो आपकी सेल में से पानी बाहर आ जाता है और सेल विल श्रिंक। तो ये तीनों आपसे पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, याद रखिएगा। हाइपर और हाइपर मतलब ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहीं से इसकी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाती है। अब एक चीज और बताना चाह रही हूँ, 4 रिलेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सब में किया है अपन ने मॉलिक्यूलर मास, लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाकी 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग हो, एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, इन तीनों से अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए किसी प्रोटीन का करना है, तो आपको या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो वहाँ उनके डिग्रेडेशन मतलब वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन्स वगैरह। तो बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो आप चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में से किसको चूज करेंगे? वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है मैम, लेकिन क्यों? इसका रीजन है स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए होता है बिकॉज ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। रूम टेम्परेचर पे इनके मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.11। अगर एनसीईआरटी अभी तक नहीं परचेज की तो कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट कर दे। सेंटीमीटर क्यूब ml की जैसे होता है लीटर। प्रोटीन का मास गिवन है 1.26 ग्राम। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। पाई गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, और आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है। याद रखिए मैंने बताया था बार में जब होता है तो आर आप लेंगे 0.083, याद है ना? बार, लीटर, केल्विन, मोल। अब तो मैम बहुत सिंपल हो गया ये, अब तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना अब आप इजीली? करिए। पाई इक्वल CRT, पाई इक्वल मोल पर लीटर, RT मतलब मोल पर वॉल्यूम, मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। वैल्यूज पुट कर दे। पाई का वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ मास गिवन है 1.26, मोलर मास आर का वैल्यू 0.083 इंटू 300। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना कैलकुलेशन। तो देखिए बहुत सिंपल से मोलर मास यहाँ से आ जाएगा 1.26
2.57 इंटू 10⁻³ 0.083 इंटू 300। तो ये आपको सॉल्व करने पर आ जाएगा। वॉल्यूम तो लिखा ही नहीं, तो वॉल्यूम भी लिख लीजिए साथ में, इंटू वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 0.2। कर लेंगे ना, अब तो इजी हो गया। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स मजा आता है करने में, है ना। 2.12 ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है पास्कल में, और आपने मास ले रखा है 1 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 185,000, वॉल्यूम है 450,000 से डिवाइड कर दें 0.45 लीटर, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस 273 से ऐड कर दें, तो क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 310 केल्विन। ठीक है, अब आइए, पाई इक्वल CRT मोल पर वॉल्यूम। अब यहां देखिए R का वैल्यू आपको किसमें कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा R का वैल्यू अभी आप 0.082 ले लीजिए, एटमॉस्फेयर वाला ले लें, एटमॉस्फेयर लीटर मोल केल्विन 1/185,000 0.45 0.082 इंटू 310। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा बार में, और हमने बात करी थी कि बार को पास्कल में चेंज करने के लिए 10⁵ से बार को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पास्कल में आ जाएगा। कर सकते हैं ना, जो भी आंसर बार में आएगा आप उसको बस क्या करें, पास्कल में चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दें। 1.01 इंटू 10⁵ को बार से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आ जाएगा पास्कल में। आप खुद से करके देखिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 30.5 पास्कल। जो भी आएगा बार में रखिए, बस बार में 0.082, और अगर आपके पास एटमॉस्फेयर में आता है, सॉरी एटमॉस्फेयर में अभी फिर गलत बोल दिया, सॉरी वही एटमॉस्फेयर में आता है तो 0.082 और बार में आता है तो 0.083। तो बहुत ही सिंपल है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है और आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्या है देखिए जल्दी से, दिख गया स्क्रीन पे, वेरी गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, 0.05 m सुक्रोज दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस पे। मास आपको गिवन है, फाइंड द मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज आपको फाइंड आउट करना है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है विद द सुक्रोज के साथ। सुक्रोज के साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो है, आइसोटोनिक का नाम सुनते ही π1 = π2। ठीक है फ्रेंड्स, π1 आपको पता है C1RT C2RT टेम्परेचर मैंने बताया था। तो यहाँ हो गया मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे आपको मोलरिटी डायरेक्टली गिवन है, सुक्रोज की है ये, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूँ 0.05 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये वॉल्यूम भी सेम हो गया। बस आपको N1 = N2, क्लियर, N1 = N2 क्योंकि एक ही में है, वॉल्यूम भी सेम है, इसका दे रखा है N2 मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास आप जानते हैं, फॉर्मूला C6H12O6 180, बस लिख लीजिए 0.05 = मास अपॉन 180। तो यहाँ से मास आ जाएगा 0.05 × 180।
5 2 जा 10, 2 9 जा तो 9 ग्राम। तो कितना ग्लूकोज मिक्स किया है? 9 ग्राम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया, पाई 1 इक्वल पाई 2, C1RT C2RT, यहाँ हमें डायरेक्टली मोल गिवन है, मोलरिटी, और वॉल्यूम सेम होगा एक ही सॉल्यूशन में। तो देखिए कितने सिंपल है स्टूडेंट्स इनके न्यूमेरिकल। अब सबसे मेन इस चैप्टर का मेन टॉपिक आएगा जो आपके पसीने छुड़ाएगा, जो मेरे आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जरूर देखिएगा, हम मिलते हैं जल्दी आपसे, वो है वॉन्ट हाउ फैक्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बाय।